बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पीएसटी और जेईएसटी की टेस्ट प्रिपरेशन से रिलेटेड जो हमारा एक सीरीज ऑफ लेक्चर चल रहा है, जिसमें हम कंप्यूटर साइंस के डिफरेंट लेक्चर्स पे हम बात कर रहे हैं और आज हमारा जो बेसिक फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर है उसका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हम फिर सेकंड चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। और सो लेट्स सी, आई एम मोहम्मद इस्माइल अंसारी और आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स सी आज के एजेंडा में क्या-क्या चीजें हैं। आज हम थोड़ा सा बात करेंगे सीपीयू के बारे में कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है और उसके कौन-कौन से पार्ट्स हैं, कौन-कौन से फंक्शंस हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कि बसेस क्या होती हैं, कंप्यूटर में जो बसेस इस्तेमाल होती हैं वो किसको हम कहते हैं, किस-किस तरह की बसेस हैं। सॉफ्टवेयर हम देखेंगे कि सॉफ्टवेयर किसको कहते हैं और उसके अलावा सॉफ्टवेयर की कौन-कौन सी काइंड्स हैं और उन काइंड्स को थोड़ा-सा अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इससे रिलेवेंट कोई सवाल भी आ सकता है आपके टेस्ट में। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स हम देखेंगे आज के किस तरह के कितनी तरह के मुख्तलिफ कंप्यूटर्स हैं इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इन टर्म्स ऑफ साइज। तो दोनों तरह एस्पेक्ट्स में हम देखेंगे कि कंप्यूटर की कितनी काइंड्स हैं और आखिर में हम एक टेस्ट पेपर भी सॉल्व करेंगे और ये टेस्ट एमसीक्यूज बेस्ड होगा और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर आज का, इसको जरूर देखें, इसको कंप्लीट सुने ताकि आप टेस्ट पेपर भी आप सॉल्व कर सकें साथ साथ। माइक्रोप्रोसेसर और सीपीयू, लेट्स डिस्कस अबाउट दैट। माइक्रोप्रोसेसर हम एक ऐसी मशीन को कहते हैं जो कि इट्स लाइक अ चिप, इसको हम एक आईसी भी कह सकते हैं। चौथी जनरेशन जब कंप्यूटर की चल रही थी, 1971 से लेकर 10 बियॉन्ड, तो इसमें आपका माइक्रो प्रोसेसर इंट्रोड्यूस हुआ और इसमें ये एक सिलिकॉन की बनी हुई एक चिप है जो कि स्क्वायर शेप में होती है और इसमें मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स इसमें मौजूद होते हैं। मतलब कंप्यूटर की जिस साइज है वो बहुत ज्यादा छोटी हो गई थी माइक्रो प्रोसेसर के आने के बाद और उसके अलावा उसकी एफिशिएंसी इम्प्रूव हो गई थी, उसकी कॉस्ट जो है वो थोड़ा सा डिक्रीज हो गई थी। तो ये वो कुछ बेनिफिट्स थे जो सीपीयू के आने के बाद हमें मिले थे। अब सीपीयू या फिर हम इसको माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं, इसके 5 मुख्तलिफ हिस्से हैं, 5 मुख्तलिफ पार्ट्स हैं जिनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला जो हिस्सा है आपके सीपीयू का, इसको हम कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। सीपीयू इज आल्सो कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, द माइक्रो प्रोसेसर इज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। पहला हिस्सा जो आपके सीपीयू का है उसको हम कहते हैं एएलयू या फिर अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट। अब आपका कंप्यूटर, चूंकि हमने पहले पढ़ा था कि कंप्यूटर इज अ कैलकुलेटिंग डिवाइस, इट्स अ कंप्यूटिंग डिवाइस, तो इसका जो बेसिक फंक्शन था वो अरिथमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशंस करना, मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और इसके अलावा कुछ लॉजिकल ऑपरेशंस लाइक इक्वल, लेस देन, ग्रेटर देन, इस तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म करना। तो सीपीयू का ये वाला पोर्शन एएलयू हम जिसको कहते हैं, ये कंसर्न करता है, ये बिलोंग करता है आपके अरिथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस के साथ। जो इसका सेकंड पार्ट था सीयू या फिर हम उसको कंट्रोल यूनिट कहते हैं। कंट्रोल यूनिट क्या करता है कि ये डेटा की और इंस्ट्रक्शंस की ट्रांसफरेंस को वो डील करता है कि कंप्यूटर के जो डिफरेंट यूनिट्स हैं उन तक कंप्यूटर डेटा किस तरह से ट्रैवल करके किस तरह से ट्रांसफर होकर जाएगा। तो मीन इट कंट्रोल्स, इट्स अ कंट्रोलिंग यूनिट ऑफ सीपीयू। थर्ड जो पार्ट था कंप्यूटर का, सीपीयू का, वो है क्लॉक। अब क्लॉक क्या है, वो पल्सेस को जनरेट करता है। पल्सेस जो जनरेट होती हैं तो इंस्ट्रक्शंस जो आपकी एग्जीक्यूट होती हैं कंप्यूटर में, वो इन पल्सेस के थ्रू, ऑन द बेसिस ऑफ पल्सेस जो है वो इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होती हैं और उसके बाद कोई प्रोसेस परफॉर्म होता है। तो क्लॉक की स्पीड हम काउंट करते हैं मेगाहर्ट्ज में और इसके अलावा गीगाहर्ट्ज में। इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। चौथा पार्ट है आपके सीपीयू का, उसको हम कहते हैं रजिस्टर। रजिस्टर इट्स अ काइंड ऑफ मेमोरी, इट्स अ टेम्पररी मेमोरी, इट्स अ फास्टेस्ट मेमोरी एज वेल। तो रजिस्टर क्या करता है कि आपका जो उसका जिस डेटा पे आप प्रोसेस कर रहे हैं रन टाइम पे, उस डेटा को अपने पास महफूज करता है टेम्पररीली, उसके बाद फिर उसको रिलीज कर देता है। इट्स लाइक अ रैम एज वेल, लेकिन जो रैम है वो आउटसाइड द सीपीयू होती है, मदरबोर्ड पे आपके अवेलेबल होती है और रजिस्टर जो है वो इनसाइड माइक्रो प्रोसेसर इट इज। एक और तरह की रैम मेमोरी होती है जिसको कहते हैं कैशे, जो कि पांचवा पार्ट है आपके सीपीयू का। इस कैशे में भी इट्स इंटरमीडिएट काइंड ऑफ स्टोरेज स्पेस फॉर सीपीयू। अब एक इस कैशे ऐसी होती है जो कंप्यूटर प्रोसेसर के अंदर होती है और एक कैशे प्रोसेसर के आउटसाइड भी मौजूद है, मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल कैशेस आते हैं। सो दीज आर 5 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर और सीपीयू।
देन आफ्टर हम देखेंगे कि बसेस अब इंस्ट्रक्शंस जो प्रोसेस होती हैं या जो ट्रैवल करती हैं तो वो किसी रूट के थ्रू, किसी वे या किसी सोर्स के थ्रू ट्रैवल करती हैं। जिस तरह से हमारे ब्लड हमारे जिस्म में ट्रैवल करता है तो वो थ्रू वेन्स, रगों के जरिए से ट्रैवल करके हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुंचता है। इसी तरीके से बसेस आर लाइक द मीन्स ऑफ कंप्यूटर टू ट्रैवल डेटा। अब तीन तरह के डिफरेंट बसेस हैं। पहली बस को हम कहते हैं कंट्रोल बस, जो क्या काम करती है कि इट कमांड्स बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ टू कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज ऑफ कंप्यूटर। जितने भी एक्टिविटीज हैं कंप्यूटर की तो वो कंट्रोल बस जो है वो उनको कमांड करती है कि आपको कहाँ जाना है, आपको किस तरफ जाना है, किस कौन सा डेटा लेकर जाना है, किस क्या क्या चीजें करनी है, तो वो कंट्रोल बस आपका ये काम कर रही होती है। दूसरी जो बस है वो डेटा बस हम उसको कहते हैं, ये कैरी करती है डेटा को और डेटा को ट्रेवल करवा के डेटा को अपने साथ ले जाकर मेमोरी यूनिट तक या किसी भी और कंपोनेंट तक वो उसको लेके जाती है। फॉर एग्जांपल आप उसको सेव कर रहे हैं तो वो आपके हार्ड डिस्क में चला जाता है या फिर आपकी टेम्पररी रैम के अंदर मौजूद होता है, तो वो डेटा बसेस के थ्रू ये ट्रेवल कर रहा होता है। इसके अलावा जो एक और तीसरी काइंड है बस की, इसको हम कहते हैं एड्रेस बस। एड्रेस बस कैरी करती है आपके एड्रेस को कि ये जो डेटा जाएगा ये किस लोकेशन पे जाएगा, किस एड्रेस पे जाएगा, क्योंकि आपकी मेमोरी में हर लोकेशन पे कुछ एड्रेसेस होते हैं 00100 लाइक दैट वन। अब उसको किस एड्रेस पे जाना है तो वो एड्रेस बस जो है वो उसको बताती है कि आपको फला लोकेशन पे जाके इस डेटा को स्टोर करना है, जो कि हम अपनी सी या डी ड्राइव में सेव कर लेते हैं। सो दिस इज बिट इंट्रोडक्शन अबाउट बसेस। इट्स इंपॉर्टेंट कि आप इसको समझ लें कि बसेस क्या होती हैं और किस तरह की कौन कौन सी बसेस हैं हमारे पास। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा सॉफ्टवेयर के बारे में। सॉफ्टवेयर जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया था कि इट्स अ प्रोग्राम और एप्लीकेशन दैट रन्स ऑन कंप्यूटर। ठीक है, एक ऐसा प्रोग्राम, एक ऐसी एप्लीकेशन जो आपके कंप्यूटर पे रन करती है, जो आपके कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देती है, जो आपके कंप्यूटर को कमांड या कोई डायरेक्शन देती है, ऐसी चीज को हम कहते हैं सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर की दो इंपॉर्टेंट काइंड्स हैं। एक जो पहली काइंड है उसको हम कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कोऑर्डिनेट करता है तमाम एक्टिविटीज और फंक्शंस के कंप्यूटर के फंक्शंस के साथ। मतलब आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर अगर आपके सिस्टम में मौजूद नहीं है तो आपका सिस्टम नहीं चल सकता, इट कैन नॉट वर्क। आपका हार्डवेयर को, सारे हार्डवेयर को कंट्रोल करता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। I mean, this provide usability to the computer, to the different components of computer. I mean, the hardware of computer also. एक important kind हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के देखें तो ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे पास, जिसके बगैर आपका कंप्यूटर नहीं चलता। फॉर एग्जांपल अगर हम विंडोज की बात करेंगे तो विंडोज एक्सपी चलता था, विंडो 98, विंडो मिलीनियम, और उसके अलावा फिर आपके पास विंडो 7, विंडो 8.1 और विंडो 10, आपके पास डिफरेंट विंडोज हैं। ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। और इससे भी पहले हम चले जाएंगे तो डॉस वाज आल्सो काइंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन वो जीयूआई बेस्ड नहीं होता था, वो कमांड लाइन इंटरफेस के थ्रू काम करता था। इसमें आप ऑपरेटिंग सिस्टम जो अब हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास इसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की फिजिबिलिटी मौजूद है कि हम आसानी के साथ कोई भी इसमें काम कर सकते हैं। ओके, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर हमने देखा कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कोऑर्डिनेट करता है तमाम एक्टिविटीज की कंप्यूटर को और उसके फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करता है। दूसरी एक काइंड है कंप्यूटर की जो कि बहुत ज्यादा कॉमन है, इसको हम कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो छोटे छोटे सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी भी स्पेसिफिक काम के लिए बनाए जाते हैं, किसी स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करने के लिए बनाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपके डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए हमने लेटर राइटिंग के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया जिसको MS वर्ड का नाम दे दिया गया। डेटाबेसेस हम बनाते हैं, डिफरेंट स्प्रेडशीट्स एक्सेल के थ्रू हम कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं, प्रेजेंटेशंस PPT के थ्रू हम, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के थ्रू हम PPT बना लेते हैं। तो कोई भी खास या कोई मखसूस काम परफॉर्म करने के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाया जाता है उसको हम कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसकी आइडेंटिफिकेशन ये है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिनके बगैर आपका कंप्यूटर चल सकता है। अगर MS ऑफिस आपके सिस्टम इंस्टॉल नहीं होगा उसके बावजूद भी सिस्टम चलेगा, लेकिन अगर MS विंडोज इंस्टॉल नहीं होगा तो आपका सिस्टम चलने के काबिल नहीं होगा। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ कंप्यूटर की, लेकिन इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। अब अगर हम टेक्नोलॉजी जिस तरह से ग्रो की है कंप्यूटर की, तो इस तरह से दो तीन मुख्तलिफ तरह के कंप्यूटर्स हमारे सामने आए ना। पहला जो एक कंप्यूटर था उसको हमने कहा एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर विच वर्क्स ऑन द पल्सेस। ठीक है, अब ये प्रोसेस करता है एनालॉग डेटा को। ऐसा डेटा जो कि डिजिटल ना हो, जो डिस्क्रीट ना हो, 0 और 1 पे काम ना करता हो, वो एनालॉग फॉर्म में होता है। इसको हम कहते हैं कंटिन्यूअस वेरिंग फिजिकल क्वांटिटीज। लाइक अगर हमें प्रेशर फाइंड करना होता था, टेम्परेचर फाइंड करना होता था, फिजिक्स की हम अगर बात करें या कुछ और चीजों की,
लाइक वेट और स्पीड, इन चीज़ों के जो वैल्यूज होती थी वो एनालॉग फॉर्म में होती थी, मतलब ऊपर नीचे इस तरह से मूव करवा रही होती नहीं है। तो ऐसे डेटा को प्रोसेस करने के लिए जो कंप्यूटर बनाया गया था उसको कहा गया था एनालॉग डेटा। एनालॉग डेटा आपके, अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो कार के अंदर आपको जो स्पीडोमीटर होता है या फिर वोल्ट मीटर होता है, दीज आर द काइंड ऑफ योर एनालॉग कंप्यूटर। तो आप इसमें सामने पिक्चर में आप देख सकते हैं, आपको एक कंप्यूटर नजर आ रहा है जिसमें कोई आपके पास कोई विजुअल डिस्प्ले नहीं है, और आप इट्स एनालॉग कंप्यूटर। उसके बाद दो इंपॉर्टेंट काइंड्स आएंगे आपकी, डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर आर यूज्ड टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन विद क्वांटिटीज, आई मीन इट वर्क्स ऑन 0 and 1। ठीक है, हम डिफरेंट क्वांटिटीज के थ्रू जब हम काम करते हैं तो आपका वो डिजिटल कंप्यूटर बन जाता है। आई मीन जो आपका मॉडर्न कंप्यूटर आज के दौर में आप देखते हैं, लाइक आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, तो ऐसे कंप्यूटर को कहा गया था कि ये एक डिजिटल कंप्यूटर है जो कि 0 1 पे डिस्क्रीट मैथ्स पे भी काम कर रहा होता है। लाइक योर माइक्रो, जो आपका माइक्रो कंप्यूटर है, इट्स अ काइंड ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर्स वो थे जो कि कॉम्बिनेशन था एनालॉग की और डिजिटल की, इन दोनों को मिलाकर जब एक कंप्यूटर बना दिया गया तो उसमें आपको दोनों फीचर्स अवेलेबल हैं। आप फिजिकल क्वांटिटीज, आई मीन जो ऐसी क्वांटिटीज हैं जो एनालॉग डाटा आपको प्रोवाइड करते हैं, आप उन पे भी काम कर सकते हैं और आप डिजिटल पे भी काम कर सकते हैं। सो हाइब्रिड कंप्यूटर्स जो हैं वो कन्वर्जन करते हैं एनालॉग से डिजिटल में और डिजिटल से फिर एनालॉग में कन्वर्जन करते हैं। तो ये तीन बेसिक काइंड्स हैं आपकी, आप hybrid, digital and analog. So these are the three different kinds in terms of technology. अब हम बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ साइज के हवाले से कितने कंप्यूटर्स हैं। तो सबसे पहला जो सबसे पावरफुल और मोस्ट जो फास्टेस्ट कंप्यूटर है उसको कहा जाता है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर जो है इस वक्त दुनिया का सबसे फास्टेस्ट और सबसे लार्जेस्ट कंप्यूटर, आई मीन लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ साइज। पहले जो कंप्यूटर्स आपको, जैसे मैंने बताया, जब फर्स्ट जनरेशन थी, वैक्यूम ट्यूब्स चलते थे तो कंप्यूटर की साइजेस बहुत ज्यादा बड़ी होती थी, ऑलमोस्ट साइज ऑफ वॉल और साइज ऑफ रूम के हिसाब से मतलब कंप्यूटर्स होते थे। लेकिन अब जो आपके पास एक थोड़ा सा टावर बेस्ड एक बड़ा सा कंप्यूटर अवेलेबल है, उसको सुपर कंप्यूटर कहा जाता है। ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो इसलिए आम घरों में मौजूद नहीं होता। डिफरेंट कंपनीज, ऐसी कंपनीज हैं जो कि डेटा प्रोसेसिंग का बहुत काम कर रहे होते हैं, लाइक एरोस्पेस में एरोडायनामिक्स के हम अगर हम बात करें, जियोलॉजिकल डेटा की अगर हम बात करें, वेदर फोरकास्टिंग की अगर हम बात करें, या फिर न्यूक्लियर रिसर्च की बात करें, तो ऐसी जगहों पर आपको सुपर कंप्यूटर इस्तेमाल होता है। सो इट्स नॉट कॉमन टू यूज। ओके, जो सेकेंड काइंड है मेन कंप्यूटर की, मेन फ्रेम कंप्यूटर। Mainframe computers are powerful multi-user and multi-process computer। अब ये एक ऐसा कंप्यूटर था जिसमें एट अ टाइम बहुत सारे मल्टीपल यूजर्स कनेक्ट हो सकते थे। इट्स लाइक अ टावर अगेन, लेकिन इट्स स्मॉलर देन माइक्रो सुपर कंप्यूटर। अब ये सुपर कंप्यूटर से थोड़ा सा कम एक्सपेंसिव भी है और कम फास्टर भी है, लेकिन इसमें फिजिबिलिटी ये थी कि आपके बहुत मल्टीपल यूजर्स एक वक्त में कनेक्ट हो सकते थे। जिस तरह से आपका इंटरनेट सर्वर होता है, तो आप इंटरनेट सर्वर से दुनिया के किसी भी कोने से बैठकर आप मुख्तलिफ लोग एक ही वक्त में यूजर्स कनेक्ट हो जाते हैं और उस पर काम कर रहे होते हैं। तो अगर हम बात करें कि बैंक्स में और जो लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अक्सर वहां पर आपको इस तरह की मशीन नजर आएगी जिसको मेन फ्रेम कंप्यूटर कहा जाता है, जहां पर बहुत सारे लोग एक ही वक्त में कनेक्टेड होते हैं। लाइक स्टॉक एक्सचेंज इज आल्सो काइंड ऑफ एग्जांपल फॉर मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। मिनी कंप्यूटर, it's smaller than mainframe, or it's cheaper than mainframe as well, but it is also a faster computer, faster in comparison to the microcomputer. Usually multiple users can operate at the same time। इसको भी जिस तरह से मेन फ्रेम की हमने बात की थी, तो मिनी कंप्यूटर को भी बहुत सारे यूजर्स एक ही वक्त में कनेक्ट होकर उस पर काम कर सकते हैं। और इसके अलावा मुख्तलिफ टर्मिनल्स आप इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। जिस तरह से नेटवर्क के टर्मिनल्स होते हैं, तो आप डिफरेंट मॉनिटर्स के थ्रू या डिफरेंट टर्मिनल्स के थ्रू आप इस पर काम कर सकते हैं। चौथी जो इंपॉर्टेंट काइंड है जो आज आपके सामने कंप्यूटर मौजूद है, जिसकी शेप आपके सामने है, दैट इज माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर्स एक ऐसी एग्जांपल है जिसको हम पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं, जो बहुत ज़्यादा सस्ता और बहुत ज़्यादा फास्टर कंप्यूटर है और बहुत ज़्यादा रिलायबल कंप्यूटर है, लेकिन ये आम आदमी की एक्सेस में है। आप इसको आसानी के साथ परचेज करके आप घर में रख सकते हैं, आप इस पर काम कर सकते हैं। सो माइक्रो कंप्यूटर इज ऑल्सो काइंड ऑफ कंप्यूटर जो कि बहुत ज़्यादा आई मीन कॉमन है आजकल हमारी जिंदगियों में।
ओके, यहाँ तक हमारा जो चैप्टर नंबर 1 था, आई मीन द बेसिक एंड फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, ये कंप्लीट हुआ। और अब हम बात करेंगे थोड़ा सा टेस्ट की। तो और आप भी साथ साथ इसको सॉल्व करते जाइए ताकि आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को भी चेक कर सकें कि क्या आपको ये सारी चीजें क्लियर हुई हैं या फिर अभी भी इसमें कोई कंफ्यूजन है। द डिवाइस दैट कन्वर्ट्स हार्ड कॉपी इनटू द सॉफ्ट कॉपी इज, ऑप्शन नंबर 1 इज प्रिंटर, ऑप्शन नंबर 2 इज प्लॉटर, ऑप्शन नंबर 3 इज स्कैनर, और ऑप्शन नंबर 4 इज बार कोड। अब एक ऐसा डिवाइस जो कि आपकी हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है। तो अगर हम देखते हैं कि प्रिंटर जो है ऑप्शन ए, ये आपकी सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है, आपकी हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट नहीं करता। प्लॉटर की अगर हम बात करें तो प्लॉटर इज आल्सो काइंड ऑफ प्रिंटर, इट डजंट कन्वर्ट सॉफ्ट कॉपी इनटू द आई मीन हार्ड कॉपी इनटू द सॉफ्ट कॉपी। लेकिन अगर हम स्कैनर की बात करेंगे तो स्कैनर के थ्रू इट्स इनपुट डिवाइस, तो हम सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में आई मीन हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करवा सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। Second question is the volatile memory. Which one is the volatile memory, or what does volatile memory? Volatile memory is permanent. क्या volatile memory मुस्तकिल है, permanent है? Option number B is loses contents as power is disconnected. कि उसमें से पावर डिस्कनेक्ट जैसे ही होता है तो उसके जितना भी कंटेंट होता है वो सारा जाया हो जाता है, खत्म हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज पोजेस लार्ज स्टोरेज, बहुत ज्यादा स्टोरेज लेता है। ऑप्शन नंबर सी इज मैनेजेस हार्डवेयर रिसोर्सेज, क्या वो वोलेटाइल मेमोरी हार्डवेयर के रिसोर्सेज को भी मैनेज करती है। तो अगर हम देखते हैं कि आपकी परमानेंट मेमोरी जो ऑप्शन नंबर 1 है इज के क्या वोलेटाइल मेमोरी परमानेंट है, तो नो, वोलेटाइल मेमोरी इज नॉट परमानेंट, इट्स अ टेम्पररी मेमोरी। सो इट इज आई मीन ऑप्शन नंबर ए इज रॉन्ग। देन बी इज लूजेस कंटेंट्स एज द पावर इज डिस्कनेक्टेड। यस, कि जिस तरह से लाइट जाती है हम इसको वोलेटाइल मेमोरी को टेम्पररी मेमोरी भी इसी वजह से कहते हैं कि लाइट जैसे ही डिस्कनेक्ट होती है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी डिस्कनेक्टेड होती है, तो आपको जितना डेटा होता है वो सारा जाया हो चुका होता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। That question number 3 is media players are I mean business softwares। अब मीडिया प्लेयर किस तरह का सॉफ्टवेयर है? क्या वो कोई बिजनेस सॉफ्टवेयर है, हम बिजनेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, या वो कोई एजुकेशन सॉफ्टवेयर है, या वो कोई एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर है, या फिर वो प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर है? सो मीडिया प्लेयर्स आर काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू हम कोई सॉन्ग्स वगैरह या कुछ मूवी वगैरह देख सकते हैं, तो इट्स अ काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर। Question number 4 is the program that are generally installed to manage and maintain overall computer resources is, मतलब एक ऐसा प्रोग्राम, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो हम इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर में किस ओवरऑल सारे रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने के लिए, उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए इज ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी इज यूटिलिटी प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर सी इज लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ऑप्शन नंबर डी इज डिवाइस ड्राइवर। तो अगर हम देखें कि ऐसे सॉफ्टवेयर को हम जो आपके सारे कंप्यूटर रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हैं हम उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम इज आल्सो काइंड ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप सो कि आपको ये सवाल आप खुद भी इसको आसानी के साथ परफॉर्म कर सकते हैं। अगर व्हाट आई एम गोइंग टू डू कि आपको मैं साथ साथ एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ ताकि आपको समझने में भी आसानी होती जाएगी। Number 4 is, I mean, next question is, transistors were introduced in dash generation. In which generation? I mean, हमें ये बताना है कि किस generation में transistors introduced हुए थे? Third generation. Option number B is fourth generation. Option number fourth is C is fourth generation, and option number D is none of these. तो अगर हम बात करते हैं ट्रांजिस्टर्स की, तो ट्रांजिस्टर्स अगर हम पहली जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स थी, उसके बाद सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स आते हैं, तो सेकंड इज नॉट द ऑप्शन हियर, तो ऑप्शन डी जो है नन ऑफ दिस, ये इज द राइट ऑप्शन। इसको हम क्लिक करेंगे ऑप्शन नंबर डी को। Next question, a collection of wires connecting the CPU with the main memory that is used to identify particular location। अब एक ऐसी वायर जो कि आपको बताती है कि ये किस लोकेशन पर इस डेटा को ट्रैवल करवाना है, लेकर जाना है, उस बस को क्या कहते हैं? आया ऑप्शन नंबर ए इज कंट्रोल बस, बी डाटा बस, सी इज एड्रेस बस, और 4 इज मेमोरी बस। तो अगर हम देखें कंट्रोल बस तो वो ओवरऑल सारी चीजों को कंट्रोल करती है, डेटा बस डेटा को ट्रैवल करवाती है, लेकिन एड्रेस बस जो होती है वो उस एड्रेस पर्टिकुलर लोकेशन पर लेके जाती है उस डेटा को। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हियर। देन आफ्टर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनएक्सपेंसिव एंड मोस्ट कॉमनली यूज्ड कंप्यूटर्स आर,
आई मीन कम की महंगे और मतलब सस्ते कंप्यूटर्स और उसके अलावा जो आम कंप्यूटर्स हैं आज हमारी जिंदगियों में, वो कौन से हैं? सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर ए, B is mainframe computer, C is mini computer and D is micro computer. So I think it's very easy कि micro computer ऑप्शन नंबर D जो है वो आज हम सबकी जिंदगी में आम तौर पे हम उसको देख सकते हैं, इसमें हम काम कर सकते हैं. Again, next question is computer cannot start without. अब कंप्यूटर कौन सी चीज के बगैर नहीं चल सकता, स्टार्ट नहीं हो सकता? ऑप्शन नंबर ए इज ऑपरेटिंग सिस्टम, बी यूटिलिटी प्रोग्राम, सी डिवाइस ड्राइवर्स एंड फोर इज ऑप्शन नंबर डी इज बिजनेस सॉफ्टवेयर. कि वो कौन सी चीज है जिसके बगैर आपके सिस्टम चल नहीं सकता? तो अगर हम देखें ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं होगा तो वो कभी भी नहीं चल सकता, आपका सिस्टम स्टार्ट ही नहीं होगा, चाहे उसमें यूटिलिटी प्रोग्राम ना हो या फिर डिवाइस ड्राइवर्स ना हो या फिर बिजनेस सॉफ्टवेयर ना हो, उसके बावजूद भी आपका सिस्टम चल सकता है. सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इन शॉर्ट हम उसको कहते हैं GUI, वाज डेवलप्ड इन ऑप्शन नंबर ए इज सेकंड जनरेशन, ऑप्शन नंबर बी इज फोर्थ जनरेशन, ऑप्शन नंबर सी इज मैकेनिकल एरा एंड ऑप्शन नंबर डी इज इलेक्ट्रोमैकेनिकल. सो हम देखते हैं कि ऑप्शन नंबर आई मीन जनरेशन नंबर थर्ड जनरेशन के बाद आपके ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इन्वॉल्व हो जाता है, आई मीन इंट्रोड्यूस हो जाता है. तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है कि फोर्थ जनरेशन में जब माइक्रो प्रोसेसर आ जाता है तो यहां से आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी आपको अवेलेबल हो जाता है. सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. Next question, a person who uses different programming languages to develop programs is, अब एक ऐसा आदमी, एक ऐसा शख्स, एक ऐसा प्रोफेशन जो कि मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को इस्तेमाल करता है कोई इस सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, कोई प्रोग्राम बनाने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, वेब डिजाइनर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर और ग्राफिकल डिजाइनर. तो ये वो डिफरेंट लोग हैं जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं. डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर सिर्फ डेटाबेस को कंट्रोल करता है, वेब डिजाइनर सिर्फ वेबसाइट्स को डिजाइन करता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक ऐसा होता है जो सारे मुख्तलिफ तरह की डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे काम करके अपने वो डिफरेंट प्रोग्राम्स को बनाता है, डिजाइन करता है. सो द ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. स्टूडेंट्स, अब आपके पास एक टास्क है जो आपको खुद करना है. मैं इसमें थोड़ा सा आपको मैं बता दूंगा, उसके बाद आप इसको खुद से इस पे काम कीजिएगा. आपको कॉलम्स को मैच करना है. कॉलम ए एंड कॉलम बी आर गिवन देयर. अब आप क्या करेंगे? कॉलम ए, नंबर ए में फॉर एग्जांपल यहाँ पर है कि ALU. अब आप चेक करेंगे कि विच वन इज द राइट ऑप्शन. ईदर इट्स अ पीरियड ऑफ मैन्युअली ऑपरेटेड मशीन्स, ये कोई पीसी का नाम है, किसी प्रोसेस इंफॉर्मेशन यूजिंग बाइनरी नंबर्स एंड सिस्टम्स, इसको हम कहते हैं, या पर परफॉर्म्स अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस. तो अभी हमने बात की थी ALU क्या काम करती है. ALU वर्क्स विद अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन. तो हम आपको इस तरह से ये पूरा एक जो 8-7 क्वेश्चंस हैं आपको ये परफॉर्म करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा. सो आई होप सो कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी. इनको अच्छे तरीके से देखिए, इनको सुनिए और मज़ीद कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं. तो अपने अगले लेक्चर तक आपसे इजाज़त चाहेंगे. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.